चलिए, गुड इवनिंग बच्चों। आज का जो टॉपिक है वो है आपके पास सिंगल फेज मोटर। स्टार्ट करते हैं इसको ज्यादा देरी ना करते हुए। तो बेसिकली सिंगल फेज मोटर है क्या आपके पास, यानी कि ऐसी मोटर जो आपका सिंगल फेज पर ऑपरेट होती है उसको सिंगल फेज मोटर बोलते हैं। इससे पहले आपने थ्री फेज इंडक्शन मोटर पढ़ी है, वो अधिक पावर के लिए यूज करती है। सिंगल फेज मोटर का यूज हम घरों में डोमेस्टिक पर्पस के लिए करते हैं, जहां पे भी हमें सिंगल फेज सप्लाई दी जाती है। और इसको फ्रैक्शन हॉर्स पावर भी बोल देते हैं। वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि हॉर्स पावर का एक काफी छोटा हिस्सा होता है। फ्रैक्शन का मतलब एक प्रकार से पार्ट हो गया उसका। तो यानी कि जहां पे लो पावर कंजप्शन के लिए यूज किया जाता है, डोमेस्टिक यूज हो सकते हैं, आपकी इंडस्ट्री में भी होते हैं, बट जहां पे हमें कम पावर की जरूरत पड़ती है वहां पे हम सिंगल फेज मोटर का यूज करते हैं। तो आइए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। एग्जाम के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, खासकर स्टेट लेवल के एग्जाम में, तो ज्यादातर इनके एप्लीकेशंस आते हैं कि कौन सी मोटर कहाँ पे यूज होती है। हल्का फुल्का ऑपरेशन प्रिंसिपल आ जाता है, बट मोस्ट ऑफ द अगर आप इनकी एप्लीकेशन ज्यादा याद रखोगे तो वो बहुत ज्यादा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सुटेबल रहने वाले हैं। कि मिक्सर में कौन सा यूज होता है, टेप रिकॉर्डर में कौन सा यूज होता है, ऐसे छोटे छोटे उसमें आ जाते हैं आपके पास। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपके पास सिंगल फेज मोटर के। तो भाई सिंगल फेज मोटर क्या होता है? ऐसी मोटर जो सिंगल फेज पे ऑपरेटेड होती है, सिंगल फेज मोटर कहलाती है। ठीक है, इसके पॉइंट डिस्कस करते हैं। सिंगल फेज में जो वाइंडिंग होती है थ्री फेज की तरह आपके पास इसमें क्या रहती है? डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग रहती है स्टेटर पे। ठीक है, और जो रोटर रहता है वो स्क्विरल केज टाइप रहता है। स्क्विरल केज टाइप रोटर हमने किस में पढ़ा था? थ्री फेज इंडक्शन मोटर में ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं भाई। ठीक है, ये स्मॉल साइज का मोटर होता है और इसको फ्रैक्शन किलोवाट रेटिंग्स, जो इसकी रेटिंग्स होती है फ्रैक्शन किलोवाट में होती है। फ्रैक्शन में किलोवाट का मतलब है कि यानी कि किलोवाट का कुछ पार्ट। ठीक है, तो मोस्टली जो यूज किए जाते हैं आपके पास फैन में यूज किया जाता है, रेफ्रिजरेटर, मिक्सर, वैक्यूम क्लीनर, वॉशिंग मशीन, ठीक है, और अदर किचन इक्विपमेंट या स्मॉल फ्रेमिंग एप्लीकेशन जैसे ड्रिलिंग मशीन हो गई, यानी कि जहां पे हम फ्रेमिंग का काम करते हैं, काटने फाड़ने के लिए, ड्रिलिंग करने के लिए, किसी चीज को काटने के लिए, वहां पे इनका यूज किया जाता है। तो ये भी आपके पास सिमिलर थ्री फेज इंडक्शन मोटर ही रहता है, थ्री फेज इंडक्शन मोटर की तरह ही होती है। इसमें भी स्क्विरल केज रोटर होता है, ठीक है, आइडेंटिकल टू थ्री फेज मोटर की तरह, और सिंगल फेज वाइंडिंग होती है स्टेटर पे भाई। तो अब ये है आपके पास सिंगल फेज मोटर का हल्का सा इंट्रोडक्शन। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट पे। अगर मैं बात करूं भाई सिंगल फेज मोटर के टाइप्स की, तो टाइप्स जानने से पहले हम एक चीज पढ़ लेते हैं। मैं आपको बता दूं इसमें बेसिकली सिंगल फेज मोटर में क्या होता है, इधर रख लेते हैं। तो मैं मोटा मोटा से बता रहा हूं आपको, जो कि डेरिवेशन पे नहीं जा रहे हैं यहाँ पे। इसमें क्या होता है सिंगल फेज मोटर में, आपके पास जो सप्लाई आती है, सिंपल सी बात है, वो कैसे आती है बेटा? वो इस प्रकार की आती है, एसी सप्लाई। जबकि हमने थ्री फेज में देखा था, थ्री फेज इंडक्शन मोटर में थ्री फेज सप्लाई आ रही थी और वहां पे देखा था एक प्रकार से कांस्टेंट पावर रहती है थ्री फेज में। यहां पे सिंगल फेज है, तो सिंगल फेज होने की वजह से यहां पे देखा जाए तो आपके पास क्या है, जो मेरे पास इंडक्शन मोटर है, तो थ्री फेज में तो रोटेटिंग फ्लक्स प्रोड्यूस हो पा रहा था। एक बार मेरा एक्स आ रहा था, एक बार आर आ रहा था, एक बार वाई आ रहा था, एक बार बी आ रहा था, रोटेटिंग फ्लक्स क्रिएट हो पा रहा था। बट यहां पर फ्लक्स आपका रोटेटिंग नहीं बन पाता है। यहां पे एक बार पॉजिटिव आ रहा है, एक बार नेगेटिव आ रहा है। तो कहने का मतलब यह है कि सिंगल फेज मोटर जो है आपके पास क्या करता है, आपके पास वो रोटेटिंग फ्लक्स क्रिएट नहीं कर पाता है, वो पल्सेटिंग फ्लक्स क्रिएट कर पाता है। ठीक है, क्योंकि एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव है। ओके, तो यानी कि अगर रोटेटिंग फ्लक्स क्रिएट नहीं कर पा रहा है, आपके पास पल्सेटिंग पल्स ही जा पा रहा है, तो उससे क्या होता है, जब हम स्टेटर पे सप्लाई देते हैं सिंगल फेज की, तो वहां पे क्या होता है, रोटेटिंग फ्लक्स तो क्रिएट हो नहीं रहा, पल्सेटिंग हो रहा है। तो आपका जो रोटर पे भी जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है वो उसी प्रकार का होना है, कम या ज्यादा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मैं बात करूं सिंगल फेज सप्लाई की, मान लो एक मेरे पास यहां पर है और एक कंडक्टर यहां पे है, इससे करंट जा रही है, इससे करंट आ रही है। तो अगर मैं रोटर की बात कर देता हूं, यहां पे एक मोटा मोटा से बस ओवरव्यू दे रहा हूं इसमें मैं बेटा। ठीक है, ये आपके पास क्या है, रोटर होता है स्क्विरल केज। ठीक है, तो इस पे जाने वाली का सिंपल सी बात है, किस रूल से निकालोगे?
इससे निकाल सकते हो आप, इससे, इससे। ये जो थंब रूल बता रखा है, करंट की डायरेक्शन थंब को और उसके मैग्नेटिक फील्ड की ये जाने वाली, तो इसमें जो फ्लक्स बनेगा वो आपका इस प्रकार का बनेगा, ठीक है। और इस पे भाई आ रही है तो इस पे भी इस प्रकार का बनेगा। तो देखो इसमें जो फ्लक्स जा रहा है, फ्लक्स जो लिंकेज हो रहा है, बेसिकली देखा जाए तो क्या हो रहा है, एक डायरेक्शन में हो रहा है इसमें, ठीक है। यहाँ पे जो फ्लक्स लिंक कर रहा है, यहां से जाने वाला और यहां से आने वाला, तो कहने का मतलब फ्लक्स जो हो रहा है बेसिकली क्या हो रहा है आपके पास, अब यहाँ पे तो क्या नाम है, कांस्टेंट फ्लक्स नहीं है, क्योंकि यहाँ पे भाई फ्लक्स मेरा जो रहता है करंट के फेज में रहता है, तो जैसे जैसे करंट बढ़ेगी ऐसे जैसे मेरा फ्लक्स बढ़ेगा। तो कहने का मतलब ये है इन शॉर्ट, इसमें रोटेटिंग फ्लक्स प्रोड्यूस नहीं होता है। अब इन केस अगर रोटेटिंग फ्लक्स प्रोड्यूस नहीं होता है, तो ऐसा नहीं कि इसके कंडक्टर पे टॉर्क काम नहीं करता, तो एक बार ये पल्स आ रही है तो दूसरी डायरेक्शन में करेगा, ये आ रही है तो दूसरी में। तो इस प्रकार से देखा जाए तो जो इसका रोटर होता है वो हल्का सा यूं हिलता रहता है बस। लेकिन इसको स्टार्ट किया जा सकता है अगर आप इसको मैकेनिकल पावर दे दो, कोई मैकेनिक ऑक्सिलरी मीन बोल दो इसको, यानी कि कोई हाथ से हिला दो जिस साइड, तो जिस साइड हिला दोगे उसी साइड ये घूमना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो ये क्या है, यानी कि जब इसमें पल्सेटिंग हो रहा है, इसमें टॉर्क नहीं हो पा रहा है इतना ज्यादा, तो ये नॉट सेल्फ स्टार्ट। तो सेल्फ स्टार्ट मोटर नहीं होती सिंगल फेज, ये आ जाता है इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, एक पॉइंट ये भी नोट कर लेना। रोटेटिंग फील्ड प्रोड्यूस नहीं होता है, पल्सेटिंग बनता है, पल्सेटिंग कम या ज्यादा होने वाला, ओके। सेल्फ स्टार्ट नहीं होता है वो मैंने बता दिया। लेकिन अगर इसको आप हल्का सा पुश कर दोगे किसी भी डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन में घूमना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। इसका एनालिसिस हम टू रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी से करते हैं, ठीक है। तो अब क्या होता है, वो थ्योरी क्या कहती है कि बेसिकली जो इसका फ्लक्स बना होता है वो आपका दो फ्लक्स से मिलकर बना होता है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या था आपका, अगर देखा जाए मैंने क्या बताया था आपको, इसके फ्लक्स के इसके घूमने के बारे में, जिधर घुमा दोगे उधर ही चलेगा। तो अब घूमने पे, और अगर मेरे पास एक है, अगर ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में घूम रहा है, किसमें, मैं केवल इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर रहा हूं भाई, फॉरवर्ड डायरेक्शन में घूम रहा है, तो स्लिप क्या होगी, तो स्लिप आपने पढ़ रखा है एन एस माइनस के एन अपॉन के एन एस, ठीक है। तो इसको एस एफ बोल दिया मैंने, फॉरवर्ड डायरेक्शन स्लिप, इसको ही हम स्लिप बोल देते, एस के बराबर होती है। लेकिन अगर, यानी कि ये फॉरवर्ड डायरेक्शन का मतलब है जिस डायरेक्शन में आपका फ्लक्स घूम रहा है, किसका, जिस डायरेक्शन में आपका फ्लक्स घूम रहा है उस डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं किसकी, अगर ये फॉरवर्ड रिवर्स डायरेक्शन की, रिवर्स डायरेक्शन की, तो रिवर्स डायरेक्शन की अगर मैं बात करता हूं, तो रिवर्स डायरेक्शन में बेटा क्या हो जाएगा, रिवर्स डायरेक्शन में एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी। यानी कि मैं एस बी से डिफाइन कर देता हूं इसको, एस बी से, यानी कि उसमें रिवर्स डायरेक्शन में क्या बोलते हैं, स्पीड। तो एन एस माइनस के कितना हो जाएगा, एन, और इसकी डायरेक्शन बदल दो माइनस एन अपॉन के एन एस। तो इसको सोल्व कर देते हैं, यहां पे एस बी इक्वल टू हो जाता है मेरे पास एन एस प्लस के एन अपॉन के एन एस, ठीक है। एन की वैल्यू रख सकते हो, आपने पढ़ा है, आपको एन की वैल्यू कहां से आ रखी है आपके पास, मुझे पता 1 माइनस एस इक्वल टू एन एस, यहां से निकाल सकते हो। ये वैल्यू कहां से आ रखी है, यहीं से आ रखी है आपके पास, क्योंकि हमने पढ़ा एस इक्वल टू एन एस माइनस के एन अपॉन के एन एस, ठीक है। तो यहां से आ जाता है एस इंटू एन एस, और भाई मैं इसको इधर ले जाऊं, क्या बोलते हैं, चलो एन एस माइनस के एन, इस एन को इधर ले जाऊं और इसको इधर, तो एन एस, ठीक है, कॉमन लेके ये 1 माइनस के एस, तो सेम एज इट इज यही चीजें यहां से आई है। तो ये वैल्यू अगर आप यहां पे पुट करोगे तो कितना हो जाएगा, एन एस, ठीक है, प्लस के, ये कर दो आप एन एस, और इसकी मल्टीप्लाई करके माइनस के एस इंटू एन एस, तो यहां से ये 2 एन एस हो जाएगा बेटा, और एन एस बाहर कॉमन ले लोगे तो ये एन एस 2 माइनस एस, ठीक है, एस बी,
और नीचे तो ये था ही NS, तो NS से क्या कट जाएगा, ये वाला NS कट जाएगा। तो कहने का मतलब SB इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, पूरा सोल्व करो 2 - S। तो रिवर्स डायरेक्शन में जो स्लिप आएगी आपकी 2 - S आती है। ओके, ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना, फॉरवर्ड डायरेक्शन में ऐसी रहती है आपके पास और रिवर्स डायरेक्शन में आपकी 2 - S रहती है। ओके, क्लियर है। बाकी यहां से ये पूछ सकता है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं पूछता है। चलिए बाकी क्या बोलते हैं, कैसे इसका फ्लक्स डबल हुआ और कैसे इसके फ्लक्स मतलब कि वो दो फ्लक्स थे, कैसे 5/m2 में क्या बोलते हैं उसको डिवाइड किया गया, कैसे उसको x एक्सिस पे और y एक्सिस पे लिया गया, वो आप उस डीप लेक्चर में देख सकते हो, ठीक है, जिसमें डिटेल में पढ़ा रखा है। तो क्या है यहाँ पे, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर टाइप की बात आ जाती है भाई। आपके पास सिंगल फेज इंडक्टर स्प्लिट टाइप होता है, कैपेसिटर टाइप होता है, शेडेड पोल टाइप होते हैं। फिर आपके पास सिंगल फेज मोटर में AC सीरीज मोटर होता है, इसी को हम यूनिवर्सल मोटर भी बोल देते हैं। रिपल्सन मोटर होते हैं आपके पास, ठीक है, रिपल्सन स्टार्ट इंडक्शन और रिपल्सन मोटर रन मोटर। रिपल्सन स्टार्ट होता है और इंडक्शन की तरह रन करता है, रिपल्सन इंडक्शन मोटर होता है। और फिर दो इस सिंक्रोनस मोटर होते हैं सिंगल फेज के, इसमें एक रिलक्टेंस मोटर होता है, एक हिस्टैरिसीस मोटर रहता है। तो आइए इनके बारे में जानते हैं, ये आपका रिलक्टेंस किस लिए बोलते हैं और इनको हिस्टैरिसीस किस लिए बोलते हैं, इन सब के बारे में डिस्कस करते हैं। चलिए भाई, सबसे पहले लेते हैं स्प्लिट टाइप सिंगल फेज मोटर की। स्प्लिट टाइप का मतलब क्या है भाई, बेसिकली हमने क्या किया है स्प्लिट टाइप में, स्प्लिट का मतलब दो हिस्सों में बांट देना, एक तरीके से डिवाइड कर देना। तो यहाँ पे क्या हुआ है, जैसे कि सिंगल फेज मोटर में क्या प्रॉब्लम थी, अगर हम उसको सिंगल फेज सप्लाई दे दें तो वो उसमें रोटेटिंग फील्ड प्रोड्यूस नहीं होता था। अब रोटेटिंग फील्ड प्रोड्यूस नहीं होता था तो हमने क्या किया, इसके जो वाइंडिंग है इनको दो हिस्सों में बांट लिया। इसको दो बोल देते हैं, एक होगी मेरे पास मेन वाइंडिंग, एक होगी मेरे पास स्टार्टिंग वाइंडिंग। स्टार्टिंग वाइंडिंग का काम इतना रहता है कि केवल ये मोटर को स्टार्ट करती है, मोटर को स्टार्ट करती है और बाद में हट जाती है। तो क्योंकि सेल्फ स्टार्टिंग नहीं था तो हमें जरूरत पड़ी इसको सेल्फ स्टार्ट बनाने की, तो हमने क्या किया, इसमें स्टार्टिंग वाइंडिंग का यूज किया, ठीक है। अब इसके पॉइंट समझते हैं। स्प्लिट फेज का मतलब यानी कि इसको दो फेज में तोड़ दिया गया सिंगल फेज के जरिए। जो मेरे पास ये वाली वाइंडिंग होती है, इनके बीच का जो फेज डिफरेंस रहता है आपके पास 90 डिग्री रखते हैं हम, यानी कि एक वाइंडिंग दूसरी वाइंडिंग से 90 डिग्री रखी जाती है। 90 डिग्री तो यानी कि एक फेज मेरा दूसरे उस पे चल रहा है। कहने का मतलब ये है कि भाई अगर मेरे पास ये आ रहा है तो दूसरे में इस प्रकार आएगी, तो यानी कि एक प्रकार से दो फेज आगे, एक बार ये हाई हो रहा है, एक बार ये हाई हो रहा है, तो यानी कि इससे हमें रोटेटिंग फील्ड मिल जाता है। रोटेटिंग फील्ड हाँ इतना नहीं मिलता कि कांस्टेंट पावर वाला जितना हमें थ्री फेज में मिलता है, बट कांस्टेंट वो रोटेटिंग फील्ड मिल जाता है। अब देखिए यहाँ के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनको डिस्कस करते हैं। मेन वाइंडिंग है, इसके डायग्राम से पता चल रहा है मेरे पास, ये है मेरे पास मेन वाइंडिंग और ये है मेरे पास स्टार्टिंग वाइंडिंग IS, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, इनका करंट इन दोनों का रिजल्टेंट निकलना ही है, ठीक है। इन दोनों वाइंडिंग के बीच के एंगल को बोल दिया हमने अल्फा, ओके। और जो मेन वोल्टेज और मेन करंट के बीच के एंगल को बोल दिया हमने फाई, जिसे हम पावर फैक्टर भी बोलते हैं। अब इन सब का एनालिसिस करना है। तो अगर मैं बात करूं इसकी मेन वाइंडिंग की भाई, तो स्टार्टिंग वाइंडिंग इज लोकेटेड 90 डिग्री फ्रॉम द मेन वाइंडिंग से 90 डिग्री हम क्या इलेक्ट्रिकली वो रखते हैं इसको। स्टार्टिंग वाइंडिंग एस हैज द हाई रेजिस्टेंस एंड रिलेटिवली रिएक्टेंस स्मॉल रिएक्टेंस। तो भाई अब देखो इसने हाई वो क्या बोला, हाई रेजिस्टेंस है स्टार्टिंग वाइंडिंग का, यानी कि ये वाली वाइंडिंग क्या है, इसका रेजिस्टेंस हाई है। अब हाई होने का मतलब क्या होगा, इसको ऐसे याद रखना, हाई है रेजिस्टेंस तो किसका हाई होगा रेजिस्टेंस, जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया कम होगा, तो यानी कि पतले तार की जाएगी। किसकी की जाएगी भाई, पतले तार की, और ये आपकी मोटे तार की, इसका रेजिस्टेंस लो होता है। तो जो मेन है, जबकि मेन वाइंडिंग में एम में रेजिस्टेंस क्या है, रिलेटिवली लो रेजिस्टेंस एंड लार्ज रिएक्टेंस। तो सिंपल सी बात है, ये पतले तार की, ये मोटे तार की। तो पूछा जाता है कौन सी वाइंडिंग कौन से तार की, ये मोटे तार की या पतले तार की। तो पतले होने का ये पतले तार की होगी। आप खोल के भी देखोगे ना इंडक्शन मोटर, उसमें देखेगा दो वाइंडिंग होती है, ठीक है, क्लियर है। तो एक मोटे तार की एक पतले तार की, तो वो फेज डिफरेंस क्रिएट करने के लिए हम करते हैं। तो इसमें अगर इसका लार्ज रिएक्टेंस रहता है और इसका स्मॉल रिएक्टेंस रहता है पतली वाली का,
क्लियर है भाई। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैंने वही नोट डाउन करा के। फेज डिफरेंस जो रहता है आपके पास, ये रहता है आपके पास इन दोनों का 25 से 30 डिग्री का, 25 से 30 डिग्री के। तो स्टार्टिंग वाइंडिंग को जो हम निकालते हैं, जो टॉर्क है आपके पास, जो स्टार्टिंग टॉर्क है, वो इन चीजों से निकाल सकते हैं आप। ये है मेरे पास मेन वाइंडिंग की करंट, इसमें जाने वाली करंट, ये स्टार्टिंग करंट, और ये दोनों के बीच का एंगल अल्फा। तो भाई ये कितना है, एंगल अल्फा, साइन अल्फा। तो मैक्सिमम टॉर्क कब होगा, जब इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल होगा, तभी मैक्सिमम होगा, क्योंकि साइन 90 की वैल्यू तो 1 होती है आपके पास। यहीं से फॉर्मूले से आप पता चल रहा है इसका, ठीक है भाई। तो अब क्या है, ये आपके पास स्क्विरल केज रोटर है, सिंपल सी बात है। अब क्या है, इसकी वर्किंग देख लो क्या है। इसमें हमने इसे सप्लाई दी, रोटेटिंग फील्ड प्रोड्यूस हुआ, रोटेटिंग फील्ड प्रोड्यूस होने से इसके कंडक्टर को कट किया, ईएमएफ इंड्यूस हुआ, करंट फ्लो, सेम वही प्रिंसिपल है। करंट फ्लो होने के बाद इसमें टॉर्क जनरेट हुआ, टॉर्क जनरेट के बाद वो घूमना स्टार्ट कर दिया। अब क्या है, 75% जैसे ही अपनी स्पीड का अचीव करता है, तो यहाँ पे स्विच लगा होता है जो इसमें दिखाया नहीं गया, सेंट्रीफ्यूगल स्विच बोलते हैं उसे, कि एक पर्टिकुलर स्पीड पे जाने के बाद वो इसको रिमूव कर देता है, स्टार्टिंग वाइंडिंग को, ठीक है। क्योंकि इस वाइंडिंग का भी हमने स्टार्टिंग करने के लिए किया था, ना कि रनिंग के लिए। बाद में तो हमने बोला था शुरू में, स्टार्टिंग में आप एक मैकेनिज्म दे दो उसको, किधर भी घूमना चालू कर देगा वो। तो अब इसलिए क्या किया हमने, केवल स्टार्टिंग के लिए यूज किया। तो 75% जैसे स्पीड आपका मान लो 1000 आरपीएम है, तो 750 पे जाएगा वो, ठीक है। तो इसको वो क्या कर देगा, हटा देगा। क्लियर है, क्लियर है भाई। तो अब इसमें क्या है, फिर ये भी सवाल आता है कि ना हटाए तो क्या होगा। बेटा ना हटाए तो सिंपल सी बात है, किसकी वायर होती है, पतले तार की वायर होती है। मैंने बताया ना पतले तार की होती है, और करंट ज्यादा लेगी, हीटअप हो जाएगा, जल जाएगा, ठीक है। तो ये वाली वाइंडिंग अगर नहीं हटेगी, वो स्विच के जरिए नहीं हटेगी, तो क्या हो जाएगा, वो डैमेज हो जाएगा, जल जाएगा, ठीक है भाई। तो मोटर जब आप ये लिख रखे सिंक्रोनस स्पीड पे पहुंचते हैं, सेंट्रीफ्यूगल स्विच ओपन हो जाते हैं स्टार्टिंग वाइंडिंग के। क्लियर है भाई। तो इसका वर्किंग प्रिंसिपल था, मेन पॉइंट थे इसमें भाई, ओके। चलिए अब आ जाते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक पे भाई, कुछ पॉइंट्स और हैं इसके जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जो इसका स्टार्टिंग टॉर्क होता है लगभग 15 से 20 गुना होता है फुल लोड टॉर्क के, यानी कि जब आप शुरुआत कर रहे हो तब की टॉर्क की बात कर रहा है, और फुल लोड टॉर्क के रेस्पेक्ट में कि फुल से 15 से 20 गुना ज्यादा रहेगा, ठीक है, चल रहा है ना, ठीक है। हाँ, लाइव स्टार्टिंग करंट 6 से 8 गुना ज्यादा रहती है फुल लोड करंट की, ठीक है। और जो लोड करंट रहती है बेटे, वो स्टार्टिंग करंट की 6 से कितना 8 गुना ज्यादा रहती है। तो मैं बता दूं, आपके दिमाग में ये आ रहा होगा, यहाँ से 15 से 20 तो टॉर्क, तो पावर फैक्टर भी इंप्रूव होता है वहां पे। अगर आप यहाँ पे देखोगे सिंगल, क्योंकि आप सोच रहे हैं 20 गुना तो 20 गुना करंट ही बढ़नी चाहिए बेटा। तो टॉर्क हमारा किस किस के ऊपर डिपेंड है, मैग्नेटाइजिंग करंट इसके और एंगल के। तो अगर तुम्हें देखो, इमेजिन करो ये वोल्टेज है, और अगर स्टार्टिंग वाइंडिंग ना लगाते, स्टार्टिंग वाइंडिंग नहीं लगाते, तो क्या होता, आपका जो एंगल रहता है बेटा, ये रहता फेज एंगल 5, है ना। तो जितना बड़ा एंगल उतना उसका पावर फैक्टर उतना पुअर। तो फिर आपने स्टार्टिंग वाइंडिंग लगाई, स्टार्टिंग वाइंडिंग के होने से आपका जो फेज एंगल कितना आ रहा है, ये केवल, तो रिड्यूस हुआ ना एंगल, और एंगल जब रिड्यूस होगा तो पावर फैक्टर आपका इंप्रूव होगा, और जब पावर फैक्टर इंप्रूव हो रहा है तो सिंपल सी बात है टॉर्क भी आपका इंप्रूव हो रहा है। तो आपको कम करंट की जरूरत पड़ेगी, पावर फैक्टर इंप्रूव कर रहे हैं। क्लियर है। तो इसलिए ये कॉन्सेप्ट वहीं से आ रखा है। तो 6 से 8 गुना ज्यादा करंट रहती है भाई, ये आंकड़े हैं, ठीक है। और जो मोटर है आपका, स्पीड जो रहती है इसकी नो लोड से, स्पीड रेगुलेशन बोल सकते हैं आप इसको, 2 से 5% के बीच रहता है, नो लोड से लोड के बीच में, ठीक है। तो इन मोटर्स का जो यूज रहता है आपके पास, फैन पे रहता है, वॉशिंग मशीन में रहता है, ऑयल बर्नर्स में रहता है, स्मॉल मशीन टूल्स में रहता है, और इनकी जो रेटिंग रहती है 60 वाट से 250 वाट तक रहती है भाई। क्लियर है। तो मैं बता रहा इनके एप्लीकेशन ज्यादा याद कर लेना, ठीक है भाई। तो ये इसका जहां पे मॉडरेट स्टार्टिंग टॉर्क चाहिए होता है, वहां पे इनका यूज करते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग इसका, आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। अब आते हैं कैपेसिटर स्टार्ट पे। देखो भाई, अब कैपेसिटर स्टार्ट का फायदा देखो। कैपेसिटर स्टार्ट क्या है आपके पास,
ये आपके पास वाइंडिंग है, स्टार्टिंग वाइंडिंग, इसके साथ हमने कैपेसिटर लगा दिया। तो सिंपल सी बात है, कैपेसिटर लगाने से ये तो वोल्टेज में करंट क्या है मेरे पास, करंट क्या है बेटा, करंट मेरे पास क्या करेगी, लीड करेगी कौन सी, स्टार्टिंग वाइंडिंग की, क्योंकि हमने यहाँ पे कैपेसिटर लगा दिया है। इंडक्टर के केस में करंट क्या करती है, लैग, तो मैग्नेटाइजिंग करंट है लैग, और वो कैपेसिटर स्टार्टिंग वो। तो अगर मैं इन दोनों का रिजल्टेंट निकालूंगा तो कहीं ना कहीं 80 डिग्री, ठीक है, तो यहां निकलेगा, डिपेंड करता है इन दोनों के बीच का एंगल 40-40, तो ये यहां पे आएगा। तो यानी कि इससे पावर फैक्टर क्या हो जाएगा, इंप्रूव हो जाएगा, और पावर फैक्टर इंप्रूव होगा तो करंट कम लेगा, तो यानी कि भाई और टॉर्क भी अच्छा रहेगा। यानी कि मैं बोल सकता हूं इस वाली मोटर का जो टॉर्क है स्प्लिट से अच्छा है, और ये करंट भी कम ले रहा है, ठीक है। तो कैपेसिटर स्टार्ट मोटर, जिसमें हम स्टार्टिंग के लिए कैपेसिटर का यूज करते हैं, उसे कैपेसिटर स्टार्ट मोटर बोलते हैं। तो सेम वही फंड है इसके भाई, आपके पास वैल्यू जो कैपेसिटर होगी वो IS और IM अबाउट द 90 डिग्री रहेगा, विच कंसिडर्ड बाय ग्रेटर देन 25 डिग्री, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जो एंगल है हमारे पास, जो इनके बीच का जो एंगल है, ये इस प्रकार से सेलेक्ट करते हैं कैपेसिटर की वैल्यू, हमारे जो एंगल है वो 80 डिग्री के आसपास आए। याद रखना बेटा कि एंगल उसने IS और IM के बीच में बोला है, ना कि V और I के बीच में। ओके, क्लियर है। तो चलिए, और उसका जो V और I का एंगल है वो 25 डिग्री के आसपास होना चाहिए, ठीक है। स्टार्टिंग टॉर्क मच मोर देन द, जो मैंने बताया स्प्लिट फेज से अधिक होता है इसका। तो कैपेसिटर स्टार्ट हम वहीं पे यूज करेंगे जहां पे हमें अधिक स्टार्टिंग टॉर्क की जरूरत पड़ती है। दिखाई दे रहा है आप लोगों को, ये सही दिख रहा है, आई थिंक कट रहा है शायद, एक सेकेंड। दिख रहा है, अब पूरा दिख रहा है, ठीक है। चलिए, यहां पूरा दिख रहा है। ओके, तो भाई यानी कि जहां पे अधिक स्टार्टिंग टॉर्क की, तो कैपेसिटर मोटर का वहां यूज करते हैं जहां पे टॉर्क रिक्वायर्ड वेयर द स्टार्टिंग टॉर्क मे बी लॉन्ग। तो यानी कि जहां पे स्टार्टिंग टॉर्क भी आपको हाई चाहिए और जो स्टार्टिंग पीरियड है वो भी लंबा चाहिए। स्टार्टिंग पीरियड का मतलब यानी कि जो आपके पास जो स्टार्टिंग पीरियड है वो लंबा है, कहने का मतलब कि उसको टाइम लग रहा है स्टार्ट होने में, ठीक है। तो इसके लिए कंप्रेसर, लार्ज फैन, पंप, हाई इनर्शिया लोड जहां पे चाहिए होता है वहां पे इनका यूज करते हैं भाई। और इनकी जो रेटिंग होती है 120 से ये होती है आपके पास 7.5 किलोवाट है, इसे पॉइंट कर लेना भाई, 7.5 किलोवाट तक इनकी वो रहती है रेटिंग्स, ठीक है। अब है कैपेसिटर स्टार्ट और कैपेसिटर रन मोटर। तो कैपेसिटर स्टार्ट और कैपेसिटर रन मोटर क्या होता है आपके पास, सेम, यानी कि ये जो मोटर होता है आपका कैपेसिटर पे स्टार्ट होता है, कैपेसिटर पे रन होता है। अब इसमें देखो यहां पे हमने दिखाया है वो पहले वाला कैपेसिटर स्टार्ट, ठीक है। यहां पे हमने दो कैपेसिटर लिए हैं, C1 और C2, एक कैपेसिटर लो वैल्यू का, एक कैपेसिटर हाई वैल्यू का। हमें पता है कि इनिशियल स्टेज पे हमें अधिक हाई कैपेसिटेंस की जरूरत पड़ती है, हाई उसके बढ़ाने के लिए, और हम चाहते हैं कि हमारे पास लोड की कंडीशन में भी हाई पावर फैक्टर रहे और अधिक टॉर्क रहे, तो इसलिए हम दो कैपेसिटर का यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो अब सेम वही है, आपके पास एक कैपेसिटर की वैल्यू लो है, एक की हाई है, एक स्टार्टिंग में काम करता है, दूसरा रनिंग में काम करता है। ऐसे स्विच के जरिए हम कंट्रोल कर सकते हैं, क्लियर है। तो वही सेम चीज है, आइडेंटिकल टू मैंने बताया कैपेसिटर स्टार्ट मोटर की तरह, एक्सपेक्ट दैट स्टार्टिंग वाइंडिंग में, ठीक है, नोट ओपन आफ्टर द स्टार्टिंग, ठीक है, बोथ वाइंडिंग रिमेन कनेक्टेड, सप्लाई व्हेन द रनिंग एज वेल एज स्टार्टिंग। तो इसने कहा है कि भाई आपके पास उसमें तो एक पर्टिकुलर स्पीड थी 75%, तो वहां पे तो आपका ओपन हो जा रहा था, लेकिन यहाँ पे ओपन नहीं होगा, यहाँ पे एक बार कनेक्ट है फिर दूसरा कनेक्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा बस। ओके, क्लियर है। तो मच लार्जर कैपेसिटर C2 इज कनेक्टेड, जो आपके पास बड़ा है, ठीक है, वो C2 लिया है और पैरेलल में C1 के ऑप्टिमाइज रिमेन्स इन द सर्किट ड्यूरिंग द स्टार्टिंग, क्लियर है। तो यानी कि आपके पास
जो सर्किट में है दोनों कैपेसिटर आपका काम करते हैं रनिंग के टाइम पे भी और किसके स्टार्टिंग के टाइम पे भी भाई। तो कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं इसके पास भाई, ये परफेक्ट है टू फेज ऑपरेशन के लिए एट एनी लोड। अब दो कैपेसिटर लगा दिए हैं हमने, तो कांस्टेंट टॉर्क देता है आपके पास, ठीक है, नॉट पल्सेटिंग टॉर्क नहीं देता सिंगल फेज मोटर किस तरह दूसरों की तरह, ठीक है। और इसका यूज हम तो यानी कि अगर कांस्टेंट टॉर्क दे रहा है, ठीक है, कांस्टेंट टॉर्क दे रहा तो वहां पे वाइब्रेशन की वो बहुत कम हो जाती है, वाइब्रेशन नहीं होगा तो नॉइज नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए हम इसको वहां यूज करते हैं साइलेंट जगह होती है, हॉस्पिटल, स्टूडियो, ठीक है, अदर प्लेस वेयर द साइलेंस इज मोर इंपोर्टेंट। तो ये याद रखना जहाँ पे साइलेंस वाली चीजें होंगी, तो इनको कैसे याद रखना है कि भाई कौन सी मोटर कहाँ पे यूज होती है। जहाँ पे साइलेंस वाली हमें पता हुआ इस वाली मोटर में कम वाइब्रेट होते हैं, तो वहां पे इनका यूज किया जाता है। क्लियर है। अब आते हैं शेडेड पोल मोटर पे। चलिए भाई, शेडेड पोल मोटर क्या होता है इसको भी देख लेते हैं, ठीक है। जो पॉइंट्स मैं बता रहा हूं उनको ज्यादा याद रखना और इंपोर्टेंट पॉइंट वो ज्यादा याद रखना, ठीक है भाई। तो शेडेड पोल जो मोटर रहता है, शेडेड पोल इसलिए बोलते हैं कि इसके जो पोल होते हैं इनके एक इसमें पोल को हम शेडेड रखते हैं। शेडेड कुछ नहीं है, यहाँ पे कॉपर की स्ट्रिप रहती है वायर की, बस इसको शेडेड बोल दिया हमने, ठीक है। वेरी पॉपुलर है, इतने एचपी है, लगभग 40 वोल्ट तक के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। एक्सट्रीमली कंस्ट्रक्शन सिंपल है, तो इसलिए सिंगल फेज सप्लाई है, मेन वाइंडिंग है बेटा, और वो स्क्विरल केज रोटर है आपके पास। अब इसकी वर्किंग प्रिंसिपल समझते हैं हम, ठीक है। तो ये भी बता दूं मैं कितने पार्ट पे रहती है, 1/3 पार्ट पे रहती है, यानी कि जो शेडेड कॉइल रहती है आपके पास 1/3 पार्ट पे रहती है। क्लियर है। किसके टोटल पूरे उस पे एक इधर भी एक इधर भी, हर एक पोल आपका क्या रहता है, शेडेड रहता है। अब शेडेड का फायदा देखते हैं क्या होता है। सिंपल सी बात है, ये हमने इनपुट दी है, जो सप्लाई दी है ABC, ठीक है, और ये हमने अलग अलग वो लिए हैं इसके पार्ट्स। तो पहले वाले उसमें देखते हैं, पहले वाले पार्ट में अगर आप देखोगे शेडेड कोइल पे जब हमने सप्लाई दी, तो शेडेड कोइल पे यहाँ पे जो फ्लक्स डेंसिटी है बेटा वो लो है, जबकि यहाँ पे क्या है, हाई है। वो लो इसलिए है क्योंकि आपको पता है कि जब यहाँ पे वो AC आएगा तो यहाँ पे EMF इंड्यूस होगा, वो इंड्यूस EMF आपका सेम उसी का अपोज करेगा। किसका अपोज करेगा, करंट के फ्लो होने का। यानी कि जो शेडेड पोल एरिया है वहां पे करंट का अपोज होगा, या फ्लक्स का अपोज होगा, जिस फ्लक्स की वजह से वह बन रहा है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ, उसी के कारण वो उसका विरोध करता है जिसकी वजह से वो जनरेट हो रहा है। तो यहां पर इतने एरिया में क्या होगा, आपके पास जो फ्लक्स है वो कम रहेगा और वहां पे हाई रहेगा, ठीक है। और फिर हम चलते हैं आगे। अब क्या है इसकी प्रॉपर्टी, क्या है यहां पे कि ऐसा तो है नहीं कि वो धीरे धीरे बढ़ने देता है। इंडक्टर की प्रॉपर्टी क्या रह जाती है वहां पे कि भाई आपके पास जो करंट है, करंट का मान ऐसा नहीं मैक्सिमम तक नहीं जाता है, जाता है बट उस रेट से नहीं जाता जहां पे और जगह जा रहा है। ओके, तो कहने का मतलब अब क्या है, यहां पे तो फ्लक्स कम, यहाँ पे फ्लक्स लो, यहाँ पे हाई। फिर अगली पर उस पे जो ऑपरेशन आता है, यानी कि यहाँ पे बी, ये यहां से 0 से A तक का ले लो, फिर A से B तक का, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा, फ्लक्स एक लेवल के बाद अब जब इधर का घटना शुरू होगा, अब ये तो मैक्सिमम पहुंच गया, मैक्सिमम पहुंच के, लेकिन ये मैक्सिमम नहीं पहुंचा, अब वो कम हो रहा है और ये बढ़ रहा है। तो एक पोजीशन ऐसे आएगी जब इन पे बराबर फ्लक्स रहेगा, इस वाले पोल पे बराबर फ्लक्स रहेगा। फिर एक कंडीशन आएगी, इसका रिड्यूस होना चालू हो जाएगा और इसमें बढ़ना चालू हो जाएगा। तो ये देखो, ये हाई डेंसिटी फ्लक्स है और ये लो डेंसिटी फ्लक्स है। तो इस प्रकार से हमें क्या पता चला, फ्लक्स लो, एक पोल पे कम ज्यादा, तो एक प्रकार से क्या हो रहा है, आपका फ्लक्स रोटेटिंग प्रोड्यूस हो जा रहा है। फ्लक्स क्या हो जा रहा है, रोटेटिंग वो प्रोड्यूस हो जा रहा है। और जहां पे रोटेटिंग फ्लक्स प्रोड्यूस हो गया तो यानी कि यहां पर EMF इंड्यूस हो गया, रोटेटिंग। फिर सेम वही वाला फंडा है आपका 3 फेज इंडक्शन मोटर वाला। तो बस क्या है, फ्लक्स ये बार बार वेरी कर रहा है, वेरिंग फ्लक्स होता है तो वहीं पे EMF इंड्यूस होता है, EMF इंड्यूस होगा, करंट फ्लो होगी, देन टॉर्क काम करेगा और घूमना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो भाई इसकी ये याद रखना, क्या बोलते हैं इस HP पावर और ये वो, तो शेडेड पोल इसलिए बोलते हैं, इस पे शेडेड वो लगा रहता है। तो सेम वही है, पोर्शन ईच पोल सराउंडिंग बाय द शॉर्ट सर्किट टर्न कॉपर स्ट्रिप कॉल्ड इज शेडिंग। वही है कि इसकी एक प्रकार से जो कॉपर की स्ट्रिप है उसी को शेडिंग बोल दिया, ठीक है। स्टार्टिंग टॉर्क, एफिशिएंसी, पावर फैक्टर वेरी लो रहते हैं, तो मोटर का यूज इसका भाई वहां पे करते हैं हम जहां पे स्मॉल फैन, टॉयज, हेयर कट्स और डेस्क एक्सेट्रा,
इस पे यूज किया जाता है। तो इन चीजों का आप याद रखना भाई, ठीक है। टॉयज वगैरह में भी इसका यूज किया जाता है। अब आते हैं यूनिवर्सल मोटर, जो कि काफी इंपॉर्टेंट मोटर है आपके पास। एसी मोटर, एसी सीरीज मोटर भी बोल देते हैं बेटा, और यूनिवर्सल मोटर भी बोल देते हैं। तो बेसिकली क्या है आपके पास, डीसी सीरीज मोटर को ही हम यूनिवर्सल मोटर भी बोल देते हैं। तो अगर बात की जाए क्या डीसी सीरीज मोटर एसी पे चल सकता है, हाँ चल सकता, लेकिन कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, क्योंकि डीसी मोटर में जो सप्लाई थी वो डीसी थी, वहां पे आपके एडी करंट लॉसेज और ये हिस्टैरिसीस लॉसेज नहीं होते जहां पे डीसी सप्लाई जा रही है। लेकिन यहाँ पे एसी है, यानी कि हमें कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, यानी इसके फ्रेम में चेंजेस करने पड़ेंगे, है ना। तो उसे लेमिनेट करना पड़ेगा फ्रेम को, उसके जो आउटर साइड का फ्रेम है। कोर तो वो आर्मेचर कोर तो उसमें भी डीसी मोटर में भी सेम ही वो रहती है आपकी लेमिनेटेड। तो यहाँ पे कुछ बदलाव करने पड़ेंगे, तब हम एक मोटर को, डीसी मोटर को एसी मोटर में चला सकते हैं। तो अब बदलाव करेंगे तो कॉस्टली पड़ेगा थोड़ा सा, तो इसलिए एसी मोटर की वैल्यू डीसी मोटर के रेस्पेक्ट में थोड़ी महंगी पड़ती है। क्लियर है। ये कुछ नहीं मोटर होता बेटा, ये डीसी सीरीज मोटर ही होता है, डीसी सीरीज मोटर ही होता है, क्योंकि ये एसी और डीसी दोनों पे चल जाता है, इसलिए इसको हम यूनिवर्सल मोटर बोलते हैं। अगर कोई सवाल पूछता है कि एसी मोटर डीसी पे चल जाएगा या, ठीक है, डीसी मोटर एसी पे चल जाएगा, हाँ चल जाएगा भाई, कुछ चेंजेस करने पड़ेगी। ओके क्लियर है। डीसी मोटर ऑल्सो ऑपरेट द सिंगल फेज सप्लाई कॉल्ड एसी सीरीज मोटर। एसी सीरीज इसलिए क्योंकि आर्मेचर की फील्ड की वाइंडिंग और इसकी फील्ड की वाइंडिंग बेटा दोनों किस में होती है, सीरीज में। देखो यहां से सप्लाई दी, ये इसके साथ सीरीज में, ठीक है क्लियर है। अब ये मुझे सिद्धांत तो बताने की जरूरत नहीं, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल के अनुसार किधर क्या जाएगा, किधर टॉर्क काम करेगा, ये चीजें आपको डीसी मोटर में मैंने ऑलरेडी बता रखी है कि किधर को घूमेगा, इधर करंट जा रही है और इधर से करंट आ रही है। तो आपको पता है फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग इसमें काम करेंगे। बस हम वो डिफरेंसेस देख रहे हैं कि जो चीजें इसमें हो रही है, ठीक है। चेंज मस्ट बी इन मेड बाय डीसी मोटर, यानी कि इसमें कुछ इंपोर्टेंट चेंज करने पड़ेगा, वो मैंने बता दिया आपको, ठीक है। तो देख लेते हैं, वही है, लेमिनेट करना पड़ेगा, रिड्यूस द एडी करंट लॉस को। एसी सीरीज मोटर रिक्वायर मोर एक्सपेंसिव कंस्ट्रक्शन देन द डीसी सीरीज मोटर, वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, ठीक है। दिखाई दे रहा है, ठीक है, दिख रहा है, ठीक है भाई। इसकी स्पीड हाई वैल्यू रहती है, ठीक है, ठीक है। द स्पीड इंक्रीज टू हाई वैल्यू विद द डिक्रीजिंग द लोड। लोड कम करोगे तो सिंपल सी बात है, स्पीड आपकी बढ़ेगी। स्पीड जो रहती है इसकी 1500 से 15000 आरपीएम पे रहते हैं, और हाई स्पीड रहती है लो लोड पे आपके पास, ठीक है। आपकी मिक्सी वगैरह में यही यूज होते हैं भाई। तो जहां पे हाई स्पीडिंग वो होते हैं, वो देख लो आप कहाँ पे यूज होते हैं फिर, ठीक है। तो यानी मिक्सी हो गया, ड्रिल मशीन हो गया, जहां पे भी हाई स्पीड वो चाहिए होगी ना आपको ड्रिल करने वाली, वहां पे भी एसी मोटर का यूज होता है। तो सिंपल सी बात है, मोटर रिक्वायर हाई लार्ज आर्मेचर करंट, दस गिवन द हाई स्टार्टिंग टॉर्क। ये हाई स्टार्टिंग टॉर्क देता है, आपको पढ़ाई सीरीज मोटर में पढ़ा था। फुल लोड पे पावर फैक्टर अबाउट 90% रहता है, हाउ एवर स्टार्टिंग, ठीक है, व्हेन इट कैरिंग ओवरलोड द पावर फैक्टर इज लोअर। तो इसने बोला कि स्टार्टिंग के टाइम में बस पावर फैक्टर लो रहता है, बट काम के दौरान इसलिए इसका हाई रहता है, ठीक है। तो अब देखो भाई, इसका एप्लीकेशन मैंने बता दिया, स्मॉल साइज जहां पे हमें हाई स्पीड चाहिए होती है वहां पे इस एप्लीकेशन का यूज किया जाता है। तो भाई हाई स्पीड वैक्यूम क्लीनर में यूज होता है, इलेक्ट्रिक शेवर में होता है, ड्रिल मशीन में होता है, और ये मशीन टूल्स में होता है जो आप यूज करते हो। एक और छूट गया इसमें, मिक्सर, उसमें भी यूज कर लो, ठीक है। तो मिक्सर में भी इसका यूज होता है, आता है इनमें से। यूनिवर्सल का एप्लीकेशन जरूर आता है आपके पास भाई एग्जाम में, ठीक है। कारण मैंने बता दिया, क्योंकि वहां पे हाई स्पीड ही चाहिए होती है मिक्सी में। अब स्लो स्पीड पे अगर आप मिक्सी चलाओगे, वो आपका काम ही नहीं करेगी, है ना, सब्जी या जो भी चटनी वगैरह बनाते हो, ठीक है भाई। अब देखते हैं, चलिए ये आ गया आपके पास रिपल्सन मोटर, सिंगल फेज रिपल्सन मोटर। हम केवल इनके बेसिक पॉइंट्स की बात कर रहे हैं, बाकी बेटा आप जब क्वेश्चन करोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन आपके सिंगल फेज मोटर पे ये आने कि इसकी प्राइमरी वाइंडिंग का रेजिस्टेंस बताइए, वो सॉरी क्या बोलते हैं, ऑक्सिलरी का बताइए, मेन वाइंडिंग का बताइए, ठीक है। कैपेसिटर नहीं लगाओगे तो क्या होगा, मोटर को अगर सप्लाई देंगे तो क्या होगा, वो चीजें मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूं, ठीक है। तो भाई ये क्या हुआ, रिपल्सन मोटर।
तो इसने क्या बोला, रिपल्सन मोटर कुछ नहीं है, आपका एसी सीरीज मोटर की तरह ही है, बस एक्सपेक्ट दैट, यानी कि कुछ चीजों को छोड़ दे दो। तो क्या किया उसने भाई, वहां पे आपके पास ब्रश थे, तो इसने ब्रश को क्या कर दिया बेटा, शॉर्ट कर दिया। इसने ब्रश को क्या कर दिया, शॉर्ट कर दिया। अब ब्रश को अगर शॉर्ट कर दिया, ये एसी सीरीज मोटर ही है, और एसी सीरीज मोटर क्या था, डीसी सीरीज मोटर था, तो चेंज किए थे बस। तो अब आप इस पे सप्लाई दे रहे हो भाई, अगर आप इस पे सप्लाई दे रहे हो तो इसने मोटर को क्या कर दिया, शॉर्ट कर दिया। यहाँ पे ये ब्रश है आपके पास, उसमें ब्रश तो थे ही ना, अब इसको शॉर्ट कर दिया, तो सिंपल सी बात है, इसमें करंट इंड्यूस हुई। एसी सप्लाई दे रहे हो, चेंज इन फ्लक्स बना, चेंज इन फ्लक्स बना, इनमें ईएमएफ इंड्यूस हुआ, ईएमएफ इंड्यूस हुआ तो इनकी करंट, अब देखो, तो इनमें करंट बनी तो इसमें करंट जाएगी ऐसे, तो यहाँ पे तो भाई दो पाथ बन रहे हैं आपके पास वाइंडिंग के, एक इधर एक इधर, तो इसमें से घुस के करंट की डायरेक्शन ये है, और इसमें से देखोगे तो करंट की डायरेक्शन ये है। तो यानी कि इस वाले सेक्शन में जो ऊपर की बात कर रहा हूं मैं, सबकी करंट की डायरेक्शन ये है, ये ठीक है, बाहर की तरफ, और इसमें देखो यानी कि सेंटर के बाहर की तरफ है। तो दो पाथ बन गए इसमें, एक तो करंट का पाथ बन गया ए सी बी ये वाला, और दूसरा पाथ बन गया ये ए डी बी, ठीक है, दूसरा पाथ बन गया ये, यानी कि इन वाले कंडक्टर में देखो सबकी करंट की डायरेक्शन क्या है, अंदर की तरफ, इसमें बाहर की तरफ। तो सिंपल सी बात है। अब क्या होगा भाई, अगर मैं यहां पे लो निकालू उस किससे, सिंपल सी बात है, मोटर में लेफ्ट हैंड रूल से निकालते हैं, डायनामिक में ये आ जाता है क्वेश्चन, ये भी नोट कर लो कि जो भाई आपके पास फोर्स लगता है, आपके पास जो रोटेटिंग पार्ट है, या फिर आपके पास या ईएमएफ इंड्यूस की भी डायरेक्शन पूछ लेता है वो, और लगने वाले टॉर्क की डायरेक्शन में। तो ईएमएफ इंड्यूस अगर पूछता है वो किसमें, ट्रांसफॉर्मर में, यानी कि स्टैटिक इंड्यूस ईएमएफ, तो वहां पे हम लेंज लॉ के जरिए निकालते हैं। लेकिन अगर वो डायनामिक्स में पूछता है, यानी कि मूविंग पार्ट में पूछता है, तो वहां पे हम फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल से निकालते हैं, सॉरी राइट हैंड रूल से निकालते हैं इंड्यूस ईएमएफ की डायरेक्शन। तो यहाँ पे आप टॉर्क निकाल सकते हो। तो भाई अगर मैं टॉर्क की बात करूं, एक पे इधर है एक पे इधर है, तो दोनों पे जो टॉर्क काम करेगा वो अपोजिट टॉर्क काम करेगा, और दोनों पे सेम करंट जा रही है, तो दोनों पे एक उधर करेगा दूसरी तरफ इधर करेगा, तो नेट टॉर्क हो जाएगा मेरे पास, नेट टॉर्क हो जाएगा बच्चों 0, और नेट टॉर्क 0 तो ये घूमेगा ही नहीं। तो फिर क्या करते हैं, इसे घुमाने के लिए हम ब्रश की पोजीशन चेंज कर देते हैं। तो ब्रश की अगर मैं पोजीशन चेंज कर दूंगा, अब मेरे पास ज्यादा वो रहेंगे आपके पास की अब यहाँ पे देखो सिंपल सी बात है, आधे इस पे जा रहे एन के नीचे, आधे एस के नीचे, बराबर बराबर बट गए। तो यहां पे क्या होगा, यहां वाले केस में क्या होगा, अगर मैं ब्रश की पोजीशन चेंज कर देता हूं, मैं ब्रश की पोजीशन चेंज कर देता हूं, तो यहाँ पे एक जैसा माहौल या एक जैसा एनवायरनमेंट नहीं रहता। कहने का मतलब एन के नीचे, एन के अंडर में ज्यादा वो आ रहे हैं, और उधर से एस के नीचे की बात करें हम, जो कंडक्टर का वो एरिया है उसमें कम जा रहे हैं, तो आपका टॉर्क यूनिफॉर्म नहीं रहता है। और टॉर्क यूनिफॉर्म नहीं रहेगा, एक ज्यादा होगा एक कम होगा, तो सिंपल सी बात है घूमना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, बाकी ज्यादा मैं डीप इसकी वर्किंग में नहीं जा रहा हूं। जो मेन चीज थी मैंने बता दी थी कि अगर इसकी ब्रश की पोजीशन चेंज करोगे तभी ये आपका रोटेट करेगा। ब्रश की पोजीशन अगर इसके साथ रख दिया आपने फ्लक्स के, तो बिल्कुल भी ये मूव नहीं करेगा। तो सेम वही चीजें लिखी हुई हैं इसमें, ठीक है, आप नोट डाउन कर सकते हो। ब्रश आर नॉट कनेक्टेड सप्लाई बट शॉर्ट सर्किटेड, सप्लाई से कनेक्शन रहता है लेकिन शॉर्ट सर्किट रहता है। सिक्वेंसली करंट इंड्यूस इन आर्मेचर कंडक्टर बाय ट्रांसफॉर्मर एक्शन, तो वो बता दिया ट्रांसफॉर्मर एक्शन से ही करंट इंड्यूस होती है इसमें, किसमें, रोटर में, ठीक है, जैसे ट्रांसफॉर्मर में होती है। ठीक है, दूसरा नॉन साइलेंट पोल कंस्ट्रक्शन है बाय एडजस्टिंग द पोजीशन ऑफ शॉर्ट सर्किटेड ब्रश कम्यूटेटर, ठीक है, ऑन द कम्यूटेटर स्टार्टिंग टॉर्क कैन बी डेवलप्ड बाय द मोटर। तो वही बताया मैंने कि ब्रश के पोजीशन को चेंज करके आप स्टार्टिंग टॉर्क डेवलप कर सकते हो, अदरवाइज नहीं होगा अगर एक पोजीशन रखेंगे तो। ठीक है भाई, अब कुछ पॉइंट और नोट कर लेते हैं। ठीक है, अगर ब्रश को शिफ्ट कर दिया जाएगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है, ब्रश को किसकी, फ्रॉम द स्टेटर फील्ड एक्सिस, जो स्टेटर फील्ड का जो एक्सिस है, ठीक है, एक्सिस तो समझते हो ना, आपके पास पढ़ा होगा एक्सिस, MNA GNA में मैग्नेटिक उसके में बता रखा है मैंने आपको। ठीक है, तो जहां पे स्टेटर फील्ड का एक्सिस होगा उसकी डायरेक्शन में अगर आप ब्रश को शिफ्ट करते हो तो नेट टॉर्क एक्ट एज ए क्लॉकवाइज डायरेक्शन।
तो यानी कि जो उसका नेट टॉर्क होगा वो भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही डेवलप होगा। अगर एंटी क्लॉकवाइज करते हो तो फिर वो घूमेगा भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और अगर एंटी क्लॉकवाइज करते हो किसके रेस्पेक्ट में, जो आपके पास स्टेटर का एक्सिस है उसके रेस्पेक्ट में, तो एंटी क्लॉकवाइज ही घूमेगा। तो इसको ऐसे याद रखना कि यानी कि ब्रश को जिस पोजीशन में आप शिफ्ट कर रहे हो उधर ही वो घूमेगा, ठीक है, स्टेटर फील्ड के रेस्पेक्ट में। और इसको बेटा हम टोटल जो आर्मेचर टॉर्क है रिपल्सन मोटर का वो इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। टॉर्क साइन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन 2 अल्फा। अल्फा है आपके पास एंगल, ठीक है, किस किस के बीच में, एंगल बिटवीन द ब्रश एक्सिस और स्टेटर एक्सिस के बीच में। तो एक ब्रश का एक्सिस है और एक स्टेटर का एक्सिस है। ब्रश का एक्सिस ये हो गया और स्टेटर का एक्सिस ये हो गया। तो यहां से जो भी एंगल बनेगा आपके पास उस वाले एंगल की बात कर रहा है, ठीक है। ये कितने एंगल पे आपका एंगल बन रहा है ब्रश का एक्सिस। चलिए ठीक है, तो भाई और ये मैक्सिमम कहां होगा भाई, सिंपल सी बात है, इसकी वैल्यू मुझे पता है। जब ये 90 डिग्री साइन इसकी वैल्यू मैक्सिमम होती है 90 की, और 90 कब होगा, ये अल्फा की वैल्यू कितनी होगी बेटा 45। तो ये 45 डिग्री पे जब रखा जाएगा आपका पोजीशनिंग की जाएगी, तो ये याद रखना है पॉइंट कि जब 45 डिग्री पर पोजीशनिंग की जाएगी ब्रश की तो मैक्सिमम टॉर्क डेवलप करेगा। फॉर मैक्सिमम टॉर्क के लिए अल्फा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए आपके पास 45 डिग्री। रिपल्सन मोटर आपके पास भाई एसी सीरीज मोटर की तरह ही है और इसका टॉर्क बहुत हाई रहता है, हाई स्टार्टिंग टॉर्क रहता है और हाई स्पीड एट नो लोड पे आपके हाई स्पीड रहती है, ठीक है। स्पीड विच रिक्वायर रिपल्सन मोटर डेवलप एनी गिवन लोड, ठीक है, किसी भी गिवन लोड के लिए आप इसका यूज कर सकते हैं फॉर द पोजीशन ऑफ द ब्रश, ब्रश की पोजीशन को चेंज करके, ठीक है। अगर मैं अदर कंपैरिजन की बात करूं, रिपल्सन मोटर हैज हाई स्टार्टिंग टॉर्क, तो पूछ लेता है इनमें से क्वेश्चन बनता है कि सबसे अधिक टॉर्क किसका होता है, रिपल्सन में से भी और उसके भी पूछ लेता है बाकी और मोटर में। और लो स्टार्टिंग करंट, तो स्टार्टिंग करंट इसकी क्या रहती है, लो स्टार्टिंग करंट पे हाई स्टार्टिंग टॉर्क देता है। क्लियर है। अब आते रिपल्सन स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर। तो भाई ये कुछ नहीं है, सिंपल प्रोसेस वही है आपके पास कि स्टार्ट इसको रिपल्सन की तरह किया और बाद में हमने एक स्विच लगाया जो एक पर्टिकुलर स्पीड के बाद उसको हटा दिया, जो ब्रश को जो आपने वो किए थे ना ब्रश को जोड़ा था, ठीक है, तो वो उनको आपस में शॉर्ट कर देता है जिससे उसमें करंट नहीं जाती। तो उसको यानी कि स्टार्ट तो रिपल्सन की तरह हुआ और फिर रनिंग किसकी, इंडक्शन की तरह तो रन कर ही रहा था वो, तो सिंपल सी बात है रन कर रहा है वो बाद में इंडक्शन मोटर का, तो इसको रिपल्सन स्टार्ट और इंडक्शन रन मोटर बोल दिया है। तो कनेक्टेड व्हेन मोटर इज रीच 75 speed of full spinning speed, the centrifugal device force short circuiting ring come to the contact with inner surface of the commutator। तो कम्यूटेटर के साथ वो इनर सरफेस पे आते हैं और भाई शॉर्ट सर्किट कर देते हैं जो भी आपके पास कम्यूटेटर बार्स को। तो रोटर देन द रिसेंबल स्क्विरल केज एंड टाइप ऑफ द मोटर रन एज अ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। तो मैंने बताया था कि तब वो आपका रिएक्ट करता है, वर्क करता है आपका सिंगल फेज मोटर की तरह। हाई स्टार्टिंग टॉर्क के लिए इसका भाई रेफ्रिजरेटर, पंप्स और कंप्रेशन आदि में इनका यूज किया जाता है। ओके, अब आते हैं आपके पास भाई सिंगल फेज किन पे, सिंक्रोनस मोशन मोटर पे। तो भाई मैं बता दूं इसके बेटा जो सबसे ज्यादा आता है आपके इनके एप्लीकेशन बहुत ज्यादा आते हैं सिंक्रोनस इसलिए क्योंकि ये सिंक्रोनस स्पीड पे चलता है। आपके पास जो भी आपकी स्टेटर की स्पीड होती है जिसको एनएससी बोलते हो आप, 120 F/P से निकालते हो आप जिस स्पीड से चलता है, ठीक है, ये सिंगल फेज सप्लाई पे चलता है, सिंपल सी बात है। ओके, तो ये भी दो टाइप का होता है, इसमें डीसी एक्साइटेशन की जरूरत नहीं होती। 3 फेज वाले में सिंक्रोनस मोटर में होती थी आपके पास, यहाँ पे नहीं होती। तो कॉमनली 2 टाइप के होते हैं, रिलक्टेंस मोटर और हिस्टेरिसिस। जो रिलक्टेंस मोटर होता है बेसिकली वो जो उसका रोटर है इस प्रकार का बना होता है। इससे क्या होता है, ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का बना होता है। तो जब हम सप्लाई देते हो तो सिंपल सी बात है, यहाँ एन है ऐसे, एन है ऐसे, तो इसकी पोलरिटी चेंज होनी एन और एस की। तो क्या फेरोमैग्नेटिक मटेरियल क्या करता है, इसे अलाइन करने की कोशिश करता है, अपनी लाइन में लाने की कोशिश। और क्योंकि यहाँ से सप्लाई के कारण पोल चेंज होते रहते हैं तो इसका ये कोशिश करता है इसको क्या करने की, एक तरीके से इसका पीछा करता है, ठीक है, अलाइनमेंट में लाने की कोशिश करता है। और फिर अलाइनमेंट में सप्लाई चेंज हो रही रहती है, तो जब सप्लाई चेंज हो रही है तो उस पोल पे मान लो यहाँ एन बनना है, यहाँ एस बनना है, तो इसे अपनी तरफ खींचेगा और जब खींचेगा तो ये घूमेगा।
सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, क्योंकि अब रिलक्टेंस मोटर इसलिए क्योंकि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, इसका पाथ बहुत लो होना चाहिए, तो इसलिए इसको रिलक्टेंस मोटर भी बोल दिया है। तो whenever the piece of ferromagnetic material is located in magnetic field, a force exerted on the material tending to align material so that the reluctance of a magnetic path that passes through the material is minimum। ठीक है, तो यानी कि इसने कहा भाई अलाइनमेंट करने के लिए रिलक्टेंस ऑफ मोटर जो पास हो रहा है थ्रू द मटेरियल इज मिनिमम होना चाहिए। रिलक्टेंस जितना मिनिमम होगा तभी तो उससे उतना ज्यादा मैग्नेटिक पाथ बनेगा और उसी से आपका फ्लक्स पास होता है। रिलक्टेंस का मैंने बता ही रखा आप लोगों को। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास रिलक्टेंस। तो भाई ड्रॉबैक होने के बाद भी रिलक्टेंस मोटर चीपर है, सस्ता है, और जो ये सिंक्रोनस मोटर का एक टाइप है, इसका जो यूज किया जाता है, ये यूज इसके बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। ये बहुत बार पूछा जाता है कि आपके पास टाइमिंग डिवाइस में और सिग्नल डिवाइसिंग में इसका यूज किया जाता है, तो रिलक्टेंस मोटर का यूज किया जाता है। हो गया क्लियर है? ये हो गया आपका रिलक्टेंस मोटर। इसी प्रकार से बेटा आ जाता है आपका हिस्टेरेसिस मोटर। क्या धुंधला क्यों हो रहा है? ठीक है, अब हिस्टेरेसिस मोटर है, या हिस्टेरेसिस मोटर क्या होता है? जो आपका हिस्टेरेसिस इफेक्ट पे काम करता है। हिस्टेरेसिस आपको पता है कि उसमें क्या होता है, आपके पास जो हिस्टेरेसिस कर्व पढ़ा रखा है, मैंने बीएच कर्व पढ़ा रखा है, जिसमें क्लियर है, उस सिद्धांत पे काम करता है। ये सिंगल फेज सप्लाई है, ये रोटर है, रोटर बिल्कुल स्मूथ रहता है इसमें। अब सिंपल सी बात है, इसमें एन और एस पोल क्रिएट होते हैं। तो ये क्या करता है, आपके पास एक्सिस ऑफ ये रोटर का फ्लक्स का एक्सिस है और ये एक्सिस ऑफ स्टेटर फ्लक्स है आपके पास। ठीक है भाई, तो सिंपल सी बात है, स्टेटर का फ्लक्स क्या होगा मेरा, रोटेटिंग रहेगा, और सिंपल सा ये रोटर का फ्लक्स है, रोटर आपको पता ही है। ये क्या करता है, ये किस सिद्धांत पे कार्य करता है, ये आपका हिस्टेरेसिस के सिद्धांत पे कार्य करता है। अब हिस्टेरेसिस का मैंने सिद्धांत आपको बता रखा है, इसमें क्या करता है, लैगिंग। हिस्टेरेसिस का मतलब है लैग होना। ये वाला कर्व बीएच कर्व पढ़ाया था मैंने आपको। उसमें क्या था, जो एबिलिटी होती है आपके ड्राइव हाई निष्क्रिय टॉर्क लोड हिस्टेरेसिस मोटर। अच्छा, इस सीधा हमने इसके एप्लीकेशन लिखे हैं इलेक्ट्रिक क्लॉक में, टाइमिंग डिवाइस में, टेप डिस्क में, टेप वाला बहुत आता है आपके पास, और फ्रॉम द टेबल्स ऑफ प्रिसीजन ऑडियो इक्विपमेंट, यानी कि जहां पे बहुत ही ज्यादा स्मूथ ऑडियो की जरूरत पड़ती है वहां पे भी इन मोटर का यूज किया जाता है। ठीक है, हिस्टेरेसिस का मतलब ये है कि भाई रोटर जो रहेगा आपके पास, इसके जो फ्लक्स का क्या रहेगा, इसका जो फ्लक्स इससे लैगिंग करता रहेगा, और इसका एक प्रकार से कहने का मतलब ये समझो कि पीछा करता रहेगा। ठीक है, तो इन शॉर्ट ये है कि ये आपका जो इफेक्ट है हिस्टेरेसिस, क्योंकि हिस्टेरेसिस का रुख क्या कहता है आपके पास भाई, कि आपने सप्लाई बढ़ा रहे हो और आपके पास जो करंट है, करंट के बाद वो सैचुरेट हो जाता है करंट के बाद, लेकिन जब आप करंट भी जीरो कर देते हो तो यहाँ पे आपके पास क्या रहता है, एक रेजिडुअल फ्लक्स रहता है, और इसी को हम लैगिंग बोलते हैं, क्योंकि एक चीज तो हमने जीरो कर दी बट दूसरा वो क्या रहता है मेरे पास, जीरो रहता है। ठीक है, बाकी जो डिटेल पढ़नी है इसके बारे में आपको मैग्नेटिक सर्किट में मैंने बीच करो बता रखा है। तो यहाँ पे आपके पास ये सिंगल फेज मोटर आपके समाप्त हो जाते हैं। मैं फिर से दोहरा रहा हूँ कि इनके वर्किंग प्रिंसिपल इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, और जो थे वो मैंने डिस्कस किए हैं आपके पास, जहां से जो जो पॉइंट बनते थे, बट इनके एप्लीकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई भी एग्जाम देखोगे तो वहां पे ज्यादातर क्या बोलते हैं, आपके एप्लीकेशन ही पूछे गए हैं। वर्किंग प्रिंसिपल वगैरह वो आप 3 फेज इंडक्शन मोटर की, सिंक्रोनस मोटर की, ऑल्टरनेटर की, उनमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और उनको डिटेल में वही आपको पढ़ाया भी है। ओके, ठीक है, तो इसमें इतना ही। बाकी इसके आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखोगे तो आप खुद समझ जाओगे कि हाँ इनसे क्या क्या आ रखा है। तो इस क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच। और मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि आपका जो कोर्स है ये रह रहा था टॉपिक, ये मैंने आपका पूरा करा दिया है। ओके, ठीक है, तो थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।